हेलो दोस्तों। मैं सीधी बात करूंगा, ये फालतू की बात बिल्कुल नहीं करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो या सब्सक्राइब करो। बस इतना जान लो, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस पेपर हिंदी के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो है ये पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये एक गद्यांश है। आपको पहले यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक स्टोरी पढ़ लेनी है, क्योंकि 114 से लेकर और 118 तक जो क्वेश्चन है वो सबके आंसर इसी में छुपे हुए हैं। ठीक है। तो हमारा जो है पहला क्वेश्चन यानी कि एक यहाँ से स्टार्ट होता है ये। तो ये क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है। ठीक है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये इसका जो क्वेश्चन है, सॉरी, इसका जो ये जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है इसी में ही छिपा हुआ है। बाकी इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि हिंदी भाषा पर। ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि गद्यांश क्या होता है, कि एक स्टोरी होती है, वो आपको पढ़ेगा, उसी में से आपको जो है चार पांच क्वेश्चन का आंसर ढूंढने होते हैं। चलो हमारा अगला सवाल देखते हैं अब हम। हमारा अगला सवाल ये है, किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है। यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि हिंदी भाषा। ठीक है। चलो अगला सवाल है, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है। ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है। इसका जो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है इसी में छुपा हुआ है। बाकी ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से ही एक सेलेक्ट करना होता है। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी, यानी कि क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है। चलो हम अगला देखेंगे सवाल। हमारा अगला सवाल ये है, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई थी। तो ये होती है 1949 में। ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो हम अब अपना अगला देखेंगे सवाल। हमारा अगला सवाल ये रहा, इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से उचित शीर्षक आपको चुनना है। बाकी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा। ठीक है। चलो अगला सवाल हमारा ये रहा, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं विशेषण, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ बताइए। कमर टूटना एक मुहावरा है, आपको उसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होता है निराश होना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, ये रहा, किस वाक्य में कारण कारक का प्रयोग किया गया है। किस वाक्य में करण और कारक का प्रयोग किया गया है। तो ये जो है चार ऑप्शन है, बाकी इसका सही आंसर है ये ऑप्शन ए, यानी कि साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। ठीक है। चलो अगला सवाल है, ऐंसड़ा का अर्थ क्या है। ऐंसड़ा का अर्थ इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अभिलाषा। ठीक है। तो पहले आप ये पूरी वीडियो देख लेना। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके काम की है, आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, तो आप तभी आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है। तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहना। चलो अगला सवाल ये है, विधान का स्त्रीलिंग बताइए। विधान का स्त्रीलिंग बताइए। तो इसका स्त्रीलिंग होता है विदुषी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो हमारा अगला सवाल ये है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ये एक वाक्य दिया गया है, आपको इसमें जो है उचित विराम का चिन्ह लगाना है। ये वाक्य हमारा है, ओ बहुत कठिन समय आया। जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ये जो है विराम चिन्ह का मार्क होता है, यही विराम चिन्ह लगाया जाएगा इसमें। ठीक है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं,
किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द बताइए। मतलब कि जो किसी की सहायता करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सहायक। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये एक वाक्य दिया हुआ है, महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। ठीक है, तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। यानी कि ये जो आपका आध्यात्म जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे गलत है और ये यहाँ पर सही लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अगला सवाल है। अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से तीन वाक्य जो गलत हैं, एक इसमें से सही है। तो हम पहले अपने चारों वाक्यों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद सही वाक्य आपको बताएंगे कौन सा है। तो इसका पहला ऑप्शन ये है, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। दूसरा है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन अधीन था। ठीक है, तीसरा है, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। चौथा है, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। ठीक है, चलो अगला सवाल है। अगला सवाल ये है, गम ही शब्द है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको गम ही शब्द का अर्थ पूछ बताना है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तद्भव शब्द। ठीक है, अगला सवाल देख लेंगे। अब हम हमारा अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है। तो हमारा वाक्य ये है, जल में समाधि, जल समाधि। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तत्पुरुष समास। चलो अब हम अगला देखेंगे सवाल। हमारा अगला सवाल यह है, बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है। बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य काव्य कृति है। तो ये है नरेश मेहता की, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अब अगला देखेंगे सवाल। हमारा अगला ये है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा सम सम ऋतु भिन्नार्थक नहीं है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सम ऋतु भिन्नार्थक शब्द नहीं है ऐसा ढूंढना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अंत और आरंभ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या है। कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि माथा। चलो अगला सवाल है, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। ये इनमें से चार ऑप्शन है, तो इसमें अली अली शब्द का जो सही अर्थ बताना है आपको। बाकी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भौरा सखी। मतलब कि अली, एक अली का मतलब होता है भौरा और एक अली का मतलब होता है सखी। ठीक है, चलो अगला सवाल है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है में कर्म वाच्य है, यानी कि पुस्तक को पढ़ने का काम किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, तो आपको ये देखना है। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ने। ठीक है, चलो अगला सवाल है। हमारा अगला सवाल यह है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं आता। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विदेह। ठीक है, चलो अब हम अपना अगला सवाल देखेंगे। हमारा अगला सवाल ये रहा नीचे,
इसका सवाल ये है, बै उपसर्ग से बना शब्द है। बै जो है वो उपसर्ग शब्द से बना शब्द है। इनमें से चार ऑप्शन दिए हैं, बै से जो ये बने हुए शब्द हैं, ये उपसर्ग कौन से शब्द है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बाकलम। ठीक है, चलो अगला सवाल है, लक्ष्य का निकार शब्द क्या है? यानी कि लक्ष्य जो शब्द है, इसका दूसरा अर्थ क्या होता है? तो लक्ष्य का दूसरा अर्थ होता है निशाना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे, हिंदी में मैं का बहुवचन बताइए। हिंदी में मैं का बहुवचन होता है हम, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है? विरोध करना के लिए जो सही मुहावरा होता है, ये होता है सिर चढ़ाना किसी को, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी प्रक्रिया है, क्रिया है? यानी कि एक वाक्य दिया हुआ है, चूड़ी अच्छी थी, तो इसमें जो थी शब्द जो दिया गया है, ये कौन सी क्रिया है? ठीक है, आपको इसमें ये बताना है। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि योजक क्रिया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? ठीक है, तो ये जो है उर्दू फारसी का उर्दू फारसी भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, अगला सवाल ये रहा, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो ये दिया गया है सर्वेश यादव सब्बे को, यानी कि ये ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला से देखेंगे सवाल। अगला सवाल ये रहा, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? ये चार ऑप्शन दिए हैं आपको, बाकी इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। ठीक है, शलाका सम्मान पुरस्कार दिया जाता है हिंदी साहित्य अकादमी में। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल ये रहा, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध जो है वो किस रस का स्थायी भाव है? तो ये है भयानक रस का स्थायी भाव, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला ये है, स्रोत और स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि उद्यम और स्तुति। चलो अगला सवाल है, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, ये चार ऑप्शन है, अंतर्निहित जो है ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंत प्लस निरहित, ये शब्द मिलाकर बनता है अंतर्निहित। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, नागर नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? नागर का पर्यायवाची शब्द होता है ढोल, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हमारा ये अगला सवाल है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो ये जो है ये यमक अलंकार होता है इस दोहे में, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देख लिया कि ये जो हिंदी का जो पेपर है वो किस लेवल के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो मेरी तरफ से जो वीडियो में आपको जानकारी मिली, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।